तो कहानी शुरू होती है एक नज़ारे को दिखाकर, जहाँ पर एक तरफ पूरी आर्मी होती है और एक तरफ होता है फेंग युआन। अब युआन के पास एक ऐसा गू है, गू मतलब टट्टी नहीं, वो क्या होता है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, बट युआन के पास एक ऐसा गू होता है जो इन आर्मी वालों को चाहिए होता है, और उस गू का नाम होता है स्प्रिंग ऑटम सिकाडा। अब इसके पीछे इतना ज़्यादा झमेला क्यों है वो हमें आगे कहानी में पता चलेगा, बट फिलहाल आर्मी को गू चाहिए और ये उसको देने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि उसको इस्तेमाल करके ये समय में पीछे जा सकता है। आर्मी वाले इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेंग युआन स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का इस्तेमाल करके यहाँ से गायब हो जाता है। बट ये जाता कहाँ पर है? हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रेयर कर रहे हैं कि इनके क्लैन में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो आगे जाके इनके क्लैन का नाम रोशन कर सके। और यहीं पर बात चलती है फेंग क्लैन के युआन नाम के बच्चे की। फेंग युआन उस सिकाडा का इस्तेमाल करके समय में 500 साल पहले आ चुका है, जब वो एक बच्चा था। I mean, इसका शरीर तो बच्चे वाला है, लेकिन इसका जो दिमाग है और इसकी जो मेमोरीज है, इसके पास जितनी भी स्किल्स है वो पहले जैसी है, और अब ये वो गलतियां नहीं करने वाला जो इसने पहले करी थी, क्योंकि इसको ऑलरेडी पता है कि इन 500 सालों में इसके साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद हम यहाँ पे फेंग युआन को देखते हैं जो कि अपनी पुरानी वाली कॉन्शियसनेस को गेन कर लेता है, जिसका रियलाइज होते ही ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वेल, हो भी क्यों ना, अब ये अपने इविल प्लान पे फिर से चल सकता है। बाय द वे, फेंग युआन का ये जो जन्म हुआ है ये तीसरी बार हुआ है, क्योंकि पहली बार हुआ था इसका असली दुनिया में, जहाँ से एक दिन बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ये इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसको हम दूसरा जन्म बोलेंगे। और उसके बाद ये एक पूरी की पूरी 500 साल वाली ज़िंदगी इस दुनिया में बिताता है, जिसके बाद अभी हमने देखा सिकाडा का इस्तेमाल करके ये समय में पीछे आ जाता है, जिसको हम तीसरा जन्म बोलेंगे। और ये यहाँ पर उस मोमेंट पे आता है जहाँ पर इसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, इस दुनिया वाले मम्मी पापा की। जिसके बाद हम यहाँ पर सोसाइटी को ये बात करते हुए देखते हैं कि ये फेंग युआन और इसका छोटा भाई फेंग ज़ेंग, इन दोनों को गोद कौन लेगा। तो यहाँ पर आते हैं इनके चाचा चाची, जो कि बाहर से दिखाने से तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, लेकिन फेंग युआन क्योंकि ऑलरेडी इनकी नियत जानता है, तो इस बार ये अकॉर्डिंगली इनके साथ बिहेव करने वाला है। रही बात फेंग ज़ेंग की, जो कि फेंग युआन का छोटा भाई है, तो क्योंकि फेंग युआन बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा तेज़, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और हर चीज़ में काफ़ी अच्छा रहा है, तो फिर सारी की सारी हाईलाइट, स्पॉटलाइट फेंग युआन ले जा लेता था, और फेंग ज़ेंग हमेशा अंधेरे में रह जाता था। जिसकी वजह से फेंग ज़ेंग की पर्सनैलिटी इसी तरह की बन गई कि भाई मैं तो कुछ हूँ नहीं, जो कुछ है मेरे बड़े भाई है, यही बनेंगे ए ग्रेड गू मास्टर, या जो भी है सब कुछ फेंग युआन ही बनेगा। बट रियलिटी में कुछ और ही होना था, और ये चीज़ फेंग युआन ऑलरेडी जानता था। अब यहाँ पर सिस्टम ऐसा होता है कि जो बड़ी फैमिलीज होती है, जैसे कि फेंग एक बड़ी फैमिली थी, तो उनको छोटी फैमिलीज सर्व किया करती थी, और यहाँ पर एक फैमिली थी शेन फैमिली, वो फेंग फैमिली को सर्व करती थी। तो पुराना वाला जो सर्वर था उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से एक न्यू सर्वर शेन कुई इनको सर्व करने लगी, और फेंग युआन प्राइमरी टारगेट था। टारगेट मैंने क्यों बोला? बिकॉज फेंग युआन जानता है कि जब तक शेन कुई को ऐसा लगता है कि फेंग युआन ए ग्रेड बनेगा, तब तक शेन कुई फेंग युआन के पीछे पड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही टेस्ट के बाद इसका छोटा भाई ए ग्रेड बनता है, शेन कुई इसको डिच करके उसके पास चली जाती है, जिसकी वजह से पिछले जन्म में फेंग युआन डिप्रेशन में चले गया था, लेकिन इस बार इसको ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो सेम गलती दोबारा नहीं होने वाली। खैर, आज होना है इस जनरेशन के बच्चों का टेस्ट, जिससे ये पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कौन से ग्रेड को डिजर्व करता है, और वो टेस्ट होगा द सी ऑफ मून ऑर्किड्स में। ये एक ऐसी गुफा है जहाँ पर बहुत सारे फूल फैले हुए हैं, और ये फूल गू खाते हैं। अब गू कौन होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ग्रेड सिस्टम काम कैसे करता है। तो यहाँ पर एक केव होती है, और उस केव में बच्चों को चलना पड़ता है, जो जितना ज्यादा चला उसको उतना ग्रेड मिलता है। तो अगर कोई 10 कदम से नीचे चला तो उसको कोई ग्रेड नहीं मिलने वाला, वो मास्टर नहीं बन सकता। अगर कोई 10 से 20 कदम चला तो ग्रेड डी, कोई 20 से 30 कदम चला तो ग्रेड सी, और कोई 30 से 40 10 से 20, 20 से 30, और कोई 30 से 40 चला तो ग्रेड बी, और कोई 40 से ज़्यादा चला तो ग्रेड ए। और साथ में जो एल्डर होते हैं वो इन बच्चों की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करके उनकी बेसिस पे भी इनको ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। चलो, ये तो हो गया ग्रेडिंग का सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूँ कि गू क्या होते हैं। तो गू एक्चुअली एक एनर्जी का फॉर्म है, जो कि इंसेक्ट में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, किसी भी तरह के फॉर्म में आ सकता है,
और ये आपको किसी भी तरह की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और हर गू अपनी अलग एबिलिटी पोजेस करता है। तो यहाँ पर बच्चे चलना शुरू करते हैं, लेकिन बाकी बच्चों से हमको फर्क नहीं पड़ता। हमें जानना है फेंग ज़ेंग और फेंग युआन के बारे में। तो पहले जाता है फेंग युआन और उसको ऑलरेडी पता है यहाँ पर क्या होने वाला है। वो अपनी एबिलिटी समय में पीछे आके नहीं बदल सकता, जो होना है वो होके रहेगा और ये ऑलरेडी फेंग युआन जानता था और उसी को ध्यान में रखते हुए फेंग युआन 27 कदम चलता है। अब फेंग युआन यहाँ पर पहले वाला बच्चा होता तो फिर टूट कर बिखर जाता, बुरी तरीके से रोने लग जाता, बट क्योंकि फेंग युआन ऑलरेडी जानता है कि इसके बाद क्या होने वाला है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये अपने छोटे भाई को मोटिवेट करता है, क्योंकि इसका छोटा भाई ये सोच रहा है कि भाई फेंग युआन मेरा बड़ा भाई जब 27 कदम चल पा रहा है, जो कि इतना ज्यादा अच्छा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो 7 भी नहीं चल पाऊंगा। बट यहाँ पर फेंग युआन फेंग ज़ेंग को मोटिवेट करता है और बोलता है तू चल तो सही, और फेंग ज़ेंग चलना शुरू करता है। बचपन से लेकर फेंग ज़ेंग ने जितने भी डिस्क्रिमिनेशन झेले थे, जितने भी ज्यादा टॉन्ट झेले थे, वो सारे के सारे अपने दिमाग में रिपीट करते हुए, अपने सारे के सारे ड्रीम्स को रिपीट करते हुए ये चलता जाता है और इन दी एंड फेंग ज़ेंग 43 कदम चल जाता है, जिसकी वजह से फेंग ज़ेंग बन जाता है एक ग्रेड ए गू मास्टर। आई मीन इसका क्वालिफिकेशन एक ग्रेड ए के लिए हो जाता है। टेस्ट खत्म होने के बाद स्कूल वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पर हम जानते हैं कि जो गू मास्टर्स होते हैं उनमें भी रैंकिंग सिस्टम होता है, रैंक 1 से लेकर रैंक 9 तक, जो कि डिपेंड करता है कि उनका प्राइमेबल सी कितना ज्यादा नरिश्ड है। अब प्राइमेबल सी क्या होता है, इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ये एक स्फेरिकल बैंक है जिसके अंदर इन लोगों का ऑरा इकट्ठा होता है। ऑरा इन द सेंस इनकी एनर्जी, कि ये कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकते हैं अपने बैंक्स में। जैसे 20 to 30% होता है ग्रेड डी के लोगों के लिए और 50% होता है ग्रेड सी के लोगों के लिए, 60 to 70% होता है ग्रेड बी वाले लोगों के लिए और 80 से 90% ग्रेड ए वाले लोगों के लिए, जिसके बाद 90 से 100 और उससे बियॉन्ड जाने के लिए रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8 और रैंक 9 वाले गू मास्टर्स लगते हैं। इनके क्लैन में आज तक सिर्फ एक ही रैंक 5 वाला गू मास्टर एग्जिस्ट करता था, जो कि अपनी जनरेशन को बिना आगे बढ़ाए मर जाता है, जिस चीज को यहाँ के एल्डर्स एक तरह से वेस्टेड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, क्योंकि एक रैंक 5 टैलेंट का ऐसे ही मर जाना बिना अपनी जीन्स को आगे बढ़ाए इज सच अ वेस्ट। खैर जीन्स का तो पता नहीं, लेकिन वो जो रैंक 5 वाला गू मास्टर था उसकी कहानियां बड़ी फेमस होती है। वो इस तरह से कि रैंक 5 का जो गू मास्टर था उसने अपने ओपोनेंट को इतना ज्यादा मारा था कि वो ओपोनेंट अपने घुटने पे आ गया था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन ये सब उस दुश्मन की चाल थी और मौका देखकर वो रैंक 5 वाले मास्टर पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से रैंक 5 मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर अपने दुश्मन को जान से मार देता है। लेकिन इंजरी होने की वजह से कुछ ही समय बाद रैंक 5 मास्टर खुद भी मर जाते हैं। अब यहाँ पर इन सभी बच्चों को गू मिल रहे थे, जिन सभी को रिफाइन करके ये अपनी बॉडी में अडेप्ट करने वाले थे। इस पहले गू को बोलते हैं इनिशियल गू। ये पहला गू होता है जिसको सीख कर, जिसको समझ कर ये अपनी बॉडी में अडेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से आगे चलने वाले गू को ये समझ पाते हैं और अपनी बॉडी में अडेप्ट कर पाते हैं। तो पहला जो गू होता है वो फेंग युआन चाहता था कि लिकर वॉर्म हो। ये वही गू है जिस गू को वो इस्तेमाल करता था जिसने रैंक 5 वाले गू मास्टर को मारा था, और वही गू फेंग युआन चाहता था, जिसको पाने के लिए फेंग युआन रोज रात को जंगल में जाके एक दारू का कंटर छोड़ देता था, क्योंकि जो लिकर वॉर्म है वो दारू से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जैसा फेंग युआन प्लान कर रहा था कि उसको जल्दी ही लिकर वॉर्म मिल जाएगा, वो ऐसा होता नहीं है, काफी समय लग जाता है, जिसकी वजह से फेंग युआन को पहले मूनलाइट गू लेना पड़ता है। अब देखा जाए तो मूनलाइट गू कोई बेकार गू नहीं है, वो भी काफी अच्छा है, काफी यूनिक है, क्योंकि वो सिर्फ इसी क्लैन में बनता है। बट लिकर वॉर्म होता तो बात ही अलग थी। फेंग युआन को फिलहाल लिकर वॉर्म तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर फेंग ज़ेंग आ जाता है जो बोलता है कि भाई तुमको चाचा चाची बुला रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों घर जाते हैं और इसके चाचा चाची बोलते हैं कि काश वो दोनों इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर सके, लाइक अपने बच्चों की तरह, जैसे माता पिता। अब यहाँ पर फेंग ज़ेंग पूरी तरीके से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से ही यही चाहता था कि चाचा चाची को ये पापा मम्मी की तरह देखे। लेकिन क्योंकि फेंग युआन अच्छे से जानता है कि इन दोनों की क्या नीयत है, ये इन रियलिटी में जो इनके मम्मी पापा मर चुके हैं और इनकी इनहेरिटेंस है उन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका एक ही तरीका है इन दोनों को अपना बेटा बना लेना
और वो यही कर रहे हैं। लेकिन फेंग युआन इनके चक्कर में नहीं पड़ता और जो थोड़ा बहुत 6-7 स्टोन ये गिफ्ट करते हैं उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करके यहाँ से निकल लेता है, जो देखकर चाचा जी बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं। लेकिन फेंग ज़ेंग इनको ठंडा करने की कोशिश करता है कि भाई को नहीं पता भी वो क्या बोल रहे हैं, मैं उनको समझाता हूँ। लेकिन फेंग युआन अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है और उसको अच्छे से पता है कि जो ये काम कर रहा है उसका आउटकम क्या होने वाला है। जिसके बाद फेंग युआन निकल पड़ता है जंगल की तरफ, जहाँ पे फिर से वो दारू का लोटा पी जाता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग ज़ेंग इतना ज़्यादा खुश है कि भाई मेरे को तो चाचा चाची ने अपना बेटा बना लिया, अब मैं फुल मेहनत करूंगा, अच्छा खासा गो मास्टर बनूंगा, रैंक ए रैंक 1 ये वो कर दूंगा। जिसके बाद फेंग ज़ेंग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और अपने टैलेंट को बेहतर करने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है, ताकि अपने मम्मी पापा जो कि कभी चाचा चाची हुआ करते थे उनका नाम रोशन कर सके। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ होती है, शेंग कुई जो कि पहले फेंग युआन को सर्व करती थी अब ये फेंग ज़ेंग को सर्व करने लगी थी। जिस चीज को देखकर फेंग ज़ेंग काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि सीक्रेटली ये शेंग कुई को हमेशा से पसंद करता था। और दूसरी तरफ फेंग युआन को लिकर वो मिला या फिर नहीं मिला वो हम जानेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में 10 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। मैं कर रहा 10-10 करके, ठीक है। आई गेस काफ़ी है, 9 पार्ट बन जाएंगे, 96 कुछ है ना। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि आज मैंने अचानक से फेस कैम वीडियो क्यों बना दी, तो वो इसीलिए क्योंकि जो कॉमिक्स होती है, मांगाज होती है, मानवाज और मानवाज होती है, इनके जो कॉपीराइट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से अतीत में मेरे 2-3 चैनल ऑलरेडी उड़ चुके हैं, तो मैं एक और बार रिस्क नहीं लेने वाला। बाकी बीच बीच में थोड़े बहुत पैनल्स चलते हैं, इतना तो डिटेक्ट नहीं कर पाते वो कॉपीराइट वाले। एनीवेज मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 20 की कहानी लेकर। धन्यवाद। Are you sure? Threw a trash bag in the space. Where is Omni-Man? Where is he?